चलो बताओ, तुम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक हो पाया था? पीरियोडिक टेबल में क्या कर रहे थे हम लोग? सर म्यूकिन्स स्केल। सर क्या बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट किए हाँ, थे, उसमें ऑलरेडी रोचो स्केल तक था। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम डेफिनेशन बता रहे थे ना। तीन साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया था। हम लोग पहला देखे थे पॉलिंग स्केल, जो कि हम लोग जो वैल्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थ्रू आउट द चैप्टर यूज करेंगे वो पॉलिंग स्केल वाला वैल्यू यूज करेंगे। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स का तुम लोग को पॉलिंग स्केल वाला वैल्यू लिखाए भी थे। फ्लोरीन जो होता है वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल उसका वैल्यू कितना होता है? 4.0। याद है ना फ्लोरीन का? यस और नो? उसके बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है पीरियोडिक टेबल का, बताओ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। उसके पॉलिंग के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 है। ठीक है, वो सब ध्यान रखना। तो कुछ एलिमेंट्स का हम लिखाए थे तुम लोगों को, वो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वो अपने आप याद हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो वो सब याद हो जाएगा। तो पहला स्केल तो हम लोग पॉलिंग स्केल देखे थे। उसके बाद जिसको पॉलिंग स्केल को देखो, वहां बताए भी होंगे तुम लोग को, रिलेटिव स्केल बोला जाता है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन एलिमेंट के रेफरेंस में दूसरे एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट किया गया था। फिर दूसरा स्केल कौन सा था? मोलिकन स्केल, है ना? याद है? मोलिकन स्केल भी लिखाए थे ना तुम लोग को। मोलिकन स्केल बेसिकली एब्सोल्यूट स्केल होता है। तो उसमें जनरली क्या बोला गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेसिकली क्या होगा? एवरेज वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, उसका जो एवरेज आएगा उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दिया गया। तो ये अकॉर्डिंग टू मोलिकन स्केल था, जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो यूनिट होता वो सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि वो रिलेटिव वैल्यू निकालता है। तो रिलेटिव वैल्यू में कभी भी यूनिट नहीं होता है। और तीसरा जो था वो ऑलरेड रॉको स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें कि डायरेक्टली रिलेट किया गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो उसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक फॉर्मूला था, बट उसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसका बेसिकली बस इंट्रोडक्शन ध्यान रखो कि उसमें क्या बोला गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो ये था तीनों का एक तरह से डेफिनेशन, कैसे तीनों साइंटिस्ट जो है अलग अलग तरीके से अपने तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया था। और जो हम लोग को फॉलो करना है, जिसके वैल्यूज को हम लोग यूज करने वाले हैं, वो है पॉलिंग स्केल। तो वो हमारे लिए काम का चीज है। उसके अलावा बाकी सारा मतलब ऐसे ही बस ध्यान रखो कैसे इंट्रोडक्शन था, बाकी ऐसे ही है। बाकी किसी के वैल्यूज को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ पॉलिंग्स के वैल्यू को फॉलो करना है। अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वैरी करता है लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में, क्या ट्रेंड होता है। जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना जनरल ट्रेंड सर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स। बेसिकली वही हो गया ना, हम लोग सॉरी फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम लोग? दो फैक्टर से डिटरमाइन होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये लिख लो। अभी के लिए फिलहाल ये दो फैक्टर देखो, क्योंकि अभी केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ोगे तो वहां पे एक हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पे अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़े नहीं हो, तो हाइब्रिडाइजेशन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इम्पैक्ट करता है। तो अभी फिलहाल के लिए दो फैक्टर ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा फैक्टर ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए दो फैक्टर्स ध्यान रखो, इसी से हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, तब वहां भी
हम लोग वो भी फैक्टर देखेंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इम्पैक्ट करता है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने सीखेंगे, ठीक है, आगे जब रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक तरह से इम्पैक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो वो सारा चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, तो वहां पे जब वहां बता रहे होंगे हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कैसे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इम्पैक्ट करता है। फिलहाल के लिए दो फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तब इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेंड्स लिख सकते हैं, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। तो इसमें सबसे पहला जो जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ग्रुप में देखो, इन ग्रुप अगर हम लोग मूव करें इन ग्रुप एज वी मूव डाउनवर्ड्स, ग्रुप में अगर डाउनवर्ड मूव करोगे तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि ग्रुप में अगर हम लोग डाउनवर्ड्स मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, वो बढ़ता है, और एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। ये जनरल ट्रेंड है। दूसरा, इन पीरियड्स हम लोग मूव कर रहे हैं, इन पीरियड्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोलो? इंक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस शार्पली। एक बात ध्यान रखना कि पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीज देखोगे बहुत ही शार्पली वो राइज कर रहा है, ड्यू टू, रीजन यही होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये होता है, ये जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। एक्सेप्शंस की बात अभी हम लोग करेंगे, एक्सेप्शंस ज्यादा देखने को नहीं मिलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है। अब इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं, ये जो जनरल ट्रेंड है इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लोरीन जो है ये हमारे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये ध्यान देना। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और अगर तुमसे पूछा जाए लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल का, बता सकते हो? हाइड्रोजन। मेटल्स। हाइड्रोजन Cesium. लिस्ट है? सर मेटल्स होगा, मेटल्स में कोई भी, मतलब मेटल्स में एक होगा कोई। हाँ, मेटल्स में एक तो सबसे पहला जो मेटल होता है वो ग्रुप 1 में होता है, ठीक है, और ग्रुप 1 में हमको पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वो टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। डिक्रीज सीसियम। करता है। हाँ, तो सीजियम होता है, लेकिन लास्ट एलिमेंट देखोगे फ्रांसियम है, तो वेरी गुड। फ्रांसियम एक्चुअली में, फ्रांसियम। ठीक है, फ्रांसियम एक्चुअली में वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वो हाँ। नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्रांसियम जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म रुबिडियम। में वो नहीं। ठीक है, तो जो उससे पहले ऊपर वाला जो एलिमेंट है जो एक्चुअली में नेचर में एग्जिस्ट करता है वो है सीजियम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सीजियम जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। समझ लो, फ्रांसियम थियोरेटिकली हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है फ्रांसियम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। क्लियर है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से फ्रांसियम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा जनरल ट्रेंड हो गया। अब एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग, कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सेप्शंस आएंगे। तो देखो एक्सेप्शंस इन जनरल ट्रेंड, अब एक्सेप्शंस देखो, सबसे पहला जो एक्सेप्शन हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये पीरियड में चेक कर रहे हैं, तो इन पीरियड्स यहाँ लिख लेना, नो एक्सेप्शंस आर फाउंड। पीरियड में जनरली देखा गया कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होता है, आर फाउंड बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस शार्पली।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीज जो हो रहा है ना, बहुत शार्पली इंक्रीज करता है पीरियड में। तो पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव कर रहे हैं, तो ऑलरेडी लिखा भी चुके हैं तुम लोगों को कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इंक्रीज है वो बहुत ही शार्प इंक्रीज हो रहा है। तो पीरियड में जनरली कोई एक्सेप्शंस देखने को नहीं मिलता है इस केस में। ग्रुप में कुछ कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिल सकते हैं, हाउएवर ले लिख लेना, हाउएवर इन ग्रुप्स some exceptions are found, some exceptions are found in p block elements। तो p ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं ग्रुप में, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एल्यूमिनियम और गैलियम वाला केस था, एल्यूमिनियम और गैलियम, इसमें एक्सेप्शन मिलता है। एल्यूमिनियम और गैलियम ये देखो ग्रुप के एलिमेंट है, p ब्लॉक के ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर 13 है ना ये। तो देखो अगर जनरल ट्रेंड से हम लोग देखें तो एल्यूमिनियम और गैलियम में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड, बोलो। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का, ठीक है, और गैलियम का कम होना चाहिए था। बट बेसिकली यहाँ पे देखा गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये गैलियम का ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये वैल्यू है मेरे पास। एल्यूमिनियम का जो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, ये है, एल्यूमिनियम का वैल्यू है 1.5, और गैलियम का देखोगे ये वैल्यू है 1.6 का। तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बट गैलियम का कम होना चाहिए था एल्यूमिनियम से। बट यहाँ देख रहे हैं कि गैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा है। तो उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, रीजन क्या है इसका। गैलियम में वही पुअर शील्डिंग इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, यस और नो। क्योंकि गैलियम का साइज जो हो जाता है कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना ये एक्सेप्शन, एटॉमिक साइज वाले में भी पढ़े थे हम लोग, यस और नो। यस सर। तो साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो राइज कर जाता है। इसी तरह जैसे सिलिकॉन और जर्मीनियम में देखोगे, यहाँ भी वैसा एक्सेप्शन तो नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो ग्रुप नंबर 14 है, इसमें भी देखोगे सिलिकॉन है और जर्मीनियम है, तो इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। देखोगे सिलिकॉन का भी 1.8 है, और जर्मेनियम का देखोगे ये भी 1.8 है। तो यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए था, बट डिक्रीज नहीं होता है, ये ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो वही इसको, ये जो भी रीजन एक्सप्लेनेशन जो भी आएगा इनका ना, वो एक्सप्लेनेशन बेसिकली हम लोग पुअर शील्डिंग की वजह से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर तुमसे इनमें रीजन अगर पूछा जाए, तो रीजन बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग of d orbital electrons due to which the atomic radius decreases or remains ऑलमोस्ट द सेम। तो किसी किसी केस में देखोगे ये पुअर शील्डिंग की वजह से एटॉमिक रेडियस घट जाता है, या फिर किसी किसी केस में देखोगे एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहता है, ऑलमोस्ट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। तो इसलिए देखोगे ग्रुप में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखोगे कि जिस हिसाब से मतलब डिक्रीज होना चाहिए था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे, वो उस रेशियो से डिक्रीज नहीं होता।
सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? नो सर, नहीं आ रहा था बहुत। कितने देर से नहीं आ रहा था? सर उसका रीजन लिखा है उसके बाद। अच्छा, एक मिनट रुको। अभी देखो तो आ रहा है। यस सर। वगीशा होस्ट शिफ्ट करो। चलो, अब आवाज आ रहा है सबको? दीपक? यस सर, आ रहा। चलो ठीक है। अब देखो ये, हाँ, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता रहे थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पीरियड में एक्सेप्शंस देखने को नहीं मिलता है, और ग्रुप में देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन मिलता है कहीं कहीं पे। वो ग्रुप में देखोगे पी ब्लॉक के केस में जनरली देखने को मिलता है। तो बेसिकली रीजन यही है कि पी ब्लॉक के केस में डी डी ब्लॉक का, डी ऑर्बिटल्स का जो शील्डिंग होता है वो बहुत ही पुअर होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में देखोगे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, या तो घट जाता है या फिर एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं हमको। ठीक है, तो सब जगह पे वेरिएशन नहीं है, पी ब्लॉक में कुछ कुछ एलिमेंट्स के केस में वेरिएशन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसके एक्सेप्शन से उतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक्सेप्शन से। इसमें बस ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ पोर्शंस जो है ना, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद ही कर पाएंगे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इम्पैक्ट करता है, तो वो सब केमिकल बॉन्डिंग में वो सारा टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग, तभी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कुछ पोर्शंस अभी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिए जो जरूरत था हमको। उसके बाद जो कुछ कुछ टर्म्स हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन
कैसे वो केमिकल बॉन्डिंग में अप्लाई करेंगे हम लोग, बॉन्ड लेंथ, ये सब कैसे डिसाइड करते हैं, कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर, वो सारा चीज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी जितना अपने काम का है कंपैरिजन के लिए, एलिमेंट्स के कंपैरिजन के लिए बेसिकली इतना अपने काम का है, तो ये सब चीज से हमारा हो जाएगा इस चैप्टर का। बाकी जो पोर्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कवर करेंगे। ठीक है, इतना लिख चुके हो तुम लोग ये? हेलो? यस सर। चलो, अब इसमें ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेनली जो 4 वेरिएशंस या 4 प्रॉपर्टीज जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद कुछ कुछ छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है, जैसे तुम लोग ये सब ऑलरेडी पढ़ रखे होगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुमको कंपेयर करना है मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को, अगर कंपेयर करना है, ठीक है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब इसको तुम लोग ऑलरेडी बता ही सकते हो, इतना सारा कुछ पढ़ ही चुके हो तो। ठीक है, अब इसका जनरल ट्रेंड बताना तो मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का। फॉर एग्जांपल चलो पहले हम लोग मेटालिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर में देखोगे लेफ्ट टू राइट, ये देखो पीरियडिक का वेरिएशन है, तो पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज या डिक्रीज, बताओ तो? डिक्रीज। डिक्रीज। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर ये डिक्रीजेस। ठीक है, और ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम अगर आए हम लोग तो सर इंक्रीज। हाँ, तो यहाँ पे देखोगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर देखो किससे डिसाइड होता है, कितनी आसानी से, क्योंकि मेटल का जनरल टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का। तो कोई भी एटम जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से लूज करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है कि एटॉमिक साइज घटता है, जेड इफेक्टिव बढ़ते जा रहा है। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी जो होगा वो क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। और जितना डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करना ना, उसका देखोगे मेटालिक कैरेक्टर उतना कम होते जाएगा। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है कि जेड इफेक्टिव वो डिक्रीज करता है, और जेड इफेक्टिव अगर घट रहा होगा या फिर साइज बढ़ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो आसानी से वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो इसलिए मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब वही अगर हम लोग नॉन मेटालिक कैरेक्टर के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो ये बताओ, ग्रुप में अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज। हाँ, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसका उल्टा हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, और पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और ऐसे भी हम लोग देखे, ऑब्जर्व भी कर सकते हो तुम लोग पीरियोडिक टेबल में, कि एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स होते हैं, और जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ तुम लोग जाओगे तो वो ट्रांजिशन होने लगता है ना मेटल से नॉन मेटल की तरफ। तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में देखोगे बेसिकली सारे नॉन मेटल्स ही प्रेजेंट होते हैं, और एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सब आसानी से अब तुम लोग कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद और भी कंपैरिजंस होते हैं, जैसे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में भी कुछ कुछ तुम लोग पढ़ रखे होगे। जैसे मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं जनरली क्या नेचर होता है, मेटल के बेसिक। ऑक्साइड जनरलाइज स्टेटमेंट है ये, मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं जनरली वो बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। सारे मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नहीं होते हैं, कुछ कुछ मेटल के ऑक्साइड्स तुम लोग पढ़े होगे एम्फोटेरिक भी होता है। एम्फोटेरिक समझते हो? एम्फोटेरिक यस सर। ऑक्साइड्स किसको बोलते हैं हम लोग एम्फोटेरिक? सर जो एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर होता है। हाँ, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन होता है। एग्जांपल बता सकते हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का? सर जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अभी तक तो फिलहाल ये दो ही पड़े हो गए। टिन का भी ऑक्साइड होता है SnO2, ठीक है, SnO।
ये सारे ऑक्साइड्स भी हैं, टिन के ऑक्साइड्स, लेड के ऑक्साइड्स भी होते हैं जो कि एम्फोटेरिक हो सकते हैं, PbO2। तो कुछ कुछ ये टिन, लेड, इसके भी ऑक्साइड्स जो है एम्फोटेरिक नेचर शो कर सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो एम्फोटेरिक बोलने का मतलब कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करेंगे, मतलब दोनों के साथ इनका रिएक्शंस होता है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गए। तो जनरली ये जनरल स्टेटमेंट है कि मेटल के ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ मेटल के ऑक्साइड्स जो है वो एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। एक और जनरल स्टेटमेंट है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या बोला गया है, जनरली क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक ऑक्साइड्स। लेकिन ये सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये जनरली हम लोग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एसिडिक ऑक्साइड्स में क्या आ जाएगा, एग्जांपल NO2 हो गया, CO2 हो गया, कार्बन का ऑक्साइड NO3 हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, SO3 हो गया, ये सारे क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। क्लियर है ना, ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स क्यों कहलाते हैं बताओ, क्योंकि इनका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो एसिड मिलता है हमको, NO2 का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे। ठीक है, ये NO3 नहीं, सॉरी, ये NO3 तो नाइट्रेट आयन हो जाएगा ना, ये SO2 SO3 ये सारे गैस हैं, और NO2 गैस होता है। ठीक है, NO2 हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 SO2 SO3, ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल हैं। दिख रहा है ना अभी स्क्रीन सबको? हेलो, यस सर। तो इनको एसिडिक ऑक्साइड्स हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जब एक्वस सॉल्यूशन तुम लोग बनाओगे तो एक एसिड मिलता है। जैसे NO2 का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो HNO3 नाइट्रिक एसिड मिलता है, CO2 का बनाओगे एक्वस सॉल्यूशन तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड मिलता है, SO2 का बनाओगे तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड मिलता है, SO3 का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो सल्फ्यूरिक मिलता है। ये पढ़े होगे तुम लोग, SO2 का अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो क्या मिलेगा, H2SO3, ये है सल्फ्यूरस एसिड, और SO3 का अगर बनाए तो ये बनता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, मतलब इस इनका सॉल्यूशन अगर बनाए एक्वस सॉल्यूशन तो एक एसिड मिलता है हमको, एसिडिक बिहेवियर ये शो करते हैं। अब कुछ कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं, क्योंकि सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक नहीं होते हैं, कुछ कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं। बता सकते हो न्यूट्रल ऑक्साइड्स में एग्जांपल? सर H2O CO हाँ, H2O NO वाटर न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर देखोगे ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी न्यूट्रल है, N2O ये कौन सा है, N2O कौन सा nitrous ऑक्साइड, oxide नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी न्यूट्रल होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड समझ आओ ना, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोला जाता है, पढ़े हो इसके बारे में? बेसिकली लाफिंग गैस के बारे में सुने होगे तुम लोग। यस सर। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड ही है, लाफिंग गैस। ठीक है, इसकी वजह से इसको अगर कहीं पे छोड़ दिया जाएगा तो वो लाफिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हंसना स्टार्ट कर देता है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये NO जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो ये सारे जो है न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, इनका कोई भी एसिडिक बिहेवियर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखो लिखें कि मेटल ऑक्साइड्स जनरली बोला जाता है वो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, लेकिन कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक नेचर के भी होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो बताएंगे। ठीक है, और नॉन मेटल्स का जनरल बिहेवियर क्या है, वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, लेकिन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कुछ कुछ नॉन मेटल्स जो है वो न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है, तो सारे नॉन मेटल हम लोग जनरलाइज करके नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कि सारे नॉन मेटल्स एसिडिक होंगे ही, तो वो सारे एग्जांपल्स यहाँ ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब देखो, जैसे हमको अगर कंपेयर करना है, ये नेचर ऑफ ऑक्साइड्स अगर हमको कंपेयर करना है लेफ्ट टू राइट जाने पे और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे, तो यहाँ तुम लोग खुद बताओ, अगर हम लोग एसिडिक नेचर कंपेयर कर रहे हैं, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो बोलो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होना चाहिए लेफ्ट टू राइट जाने पे, इंक्रीज या डिक्रीज? increase इंक्रीज, क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है,
और हमको पता है कि जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। इसलिए लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव करें तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होगा, वो बढ़ेगा। और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बढ़ेगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिक नेचर क्या होगा ऑक्साइड्स का। बेसिक नेचर क्या होगा, अगर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर क्या होगा, ये घटेगा, डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हो गया। अब ये तो हम लोग लेफ्ट टू राइट ग्रुप पीरियड में चेक किए। ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आए तो क्या होगा, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होगा बताओ। ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे Decrease. डिक्रीजेस, एसिडिक नेचर घटेगा। और दूसरा बात हम लोग बोल सकते हैं, या फिर बेसिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ये क्या होगा बताओ, इंक्रीजेस। यस और नो, समझ आ रहा है बात। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चलो तो इसको नोट कर लो। जैसे मान लो तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें तुमको कंपेयर करना है, कंपेयर देयर बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कंपेयर द कंपेयर देयर बेसिक नेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको। और कौन कौन से ऑक्साइड्स दिए गए हैं तुमको, CO2, SiO2, GeO2, SnO2 और PbO2। इन सब का तुमको बेसिक नेचर कंपेयर करना है। कंपेयर करके बताओ तो। So increase. हाँ, तो ये सारे देखोगे क्या है, ग्रुप के एलिमेंट्स है ना। ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, पीबी। कौन सा ग्रुप है ये, ग्रुप नंबर 14 देखे हो 14. पीरियोडिक टेबल। तो ये ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स, और ग्रुप नंबर 14 में हम लोग देख चुके हैं ये सारे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। और मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो उनका एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ये क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। सॉरी, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे बेसिक नेचर का ही कंपैरिजन है हमारा। तो इन सभी ऑक्साइड्स का अगर हम लोग बेसिक नेचर कंपेयर करें तो CO2 का सबसे कम, फिर SiO2, इसके बाद GeO2, फिर देखोगे SnO2, और इसके बाद देखोगे सबसे ज्यादा PbO2 का। ठीक है, ये कंपैरिजन है, तो हम लोग इसके बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे मान लो तुमको अगर दे दिया गया है ये है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया है कि सेम मेटल का अलग अलग ऑक्साइड्स दे दिया गया, MnO, MnO2, MnO3 और Mn2O7। चलो, मैंगनीज के बहुत सारे ऑक्साइड्स तुमको दे दिए हैं। अब इनमें तुमको कंपेयर करना है बेसिक नेचर क्या होगा। कंपेयर कर सकते हो क्या, बताओ यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे। ये तो सेम ही एलिमेंट का ऑक्साइड्स हमको दिया हुआ है, यहाँ पे उनके बेसिक नेचर को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, ट्राई करो तो एक बार। कर सकते हो। हेलो, हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या। Yes, sir. दिख रहा है. चलो कंपेयर करो इन सभी के बेसिक नेचर को। बताओ कोई भी।
चलो तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखना, ठीक है। अभी इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखना कि among different oxidation state, among different oxidation state of same metal, ठीक है, lower oxidation state will have higher basic nature and higher oxidation state will have higher acidic nature। ये बात ध्यान रखना कि अगर सेम ही मेटल के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स तुमको दिए गए हैं, तो उनमें अगर उनका एसिडिक या बेसिक नेचर कंपेयर करना है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वो जो मेटल है ना, जो भी जिस मेटल का तुमको ऑक्साइड्स दिया गया है उसका तुम लोग चार्ज निकालोगे, क्या चार्ज वो कैरी कर रहा है। जितना ज्यादा उसका चार्ज होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, और जितना कम चार्ज होगा उसका उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते कि यहाँ पे कि बेसिक नेचर जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कि ऑक्सीडेशन स्टेट उस मेटल का जितना छोटा होगा, जितना कम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका बोलेंगे बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा। और एसिडिक नेचर अगर किसी का कंपेयर करना है, इन सभी ऑक्साइड्स का अगर एसिडिक नेचर कंपेयर करना है तो ये ध्यान देना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उन सभी मेटल्स का या उन केस में मेटल्स का, तो उनमें देखोगे उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा हुआ, ठीक है। अब एसिडिक और बेसिक नेचर को कंपेयर करने के लिए पहले हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले बताओ MnO में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पे बता सकते हो। MnO अगर कोई कंपाउंड है, मैंगनीज ऑक्साइड, MnO का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, Mn का 7 Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इस केस में, +7 +2 +7 कहाँ से आ गया। MnO में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है ना, क्योंकि ऑक्साइड जो है ऑक्साइड के ऊपर चार्ज कितना होता है बताओ। वो जो है हमारा ऑक्साइड -2। आयन, ऑक्साइड पे -2 होता है। तो ओवरऑल हमको दिख रहा है ये पूरा न्यूट्रल है, तो ओवरऑल न्यूट्रल है तो Mn पे +2 होगा तभी तो वो पूरा न्यूट्रल होगा, क्योंकि O पे तो -2 है, तो +2 और -2 मिलके ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल। तो Mn पे यहाँ पे +2 है। MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +4। +4, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्साइड्स का यहाँ पे 2 एटम है, तो एक पे -2 होता है तो 2 पे मिला के क्या हो जाएगा -4। तो Mn पे क्या होना चाहिए यहाँ +4, क्योंकि ओवरऑल तो हमको न्यूट्रल दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई चार्ज उस मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट है नहीं। तीसरा बताओ MnO3 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। +6, ठीक है, ये हो गया +6। Mn2O7 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Mn2O7 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। +7, यहाँ पे +7 है, ठीक है। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो गया +7, ठीक है। तो ये ध्यान देना ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब सेम ही मेटल का अगर ऑक्साइड्स को हमको कंपेयर करना है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो हमको सारे केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर ली। अब देखो, अब मान लो अगर हमको इनका बेसिक नेचर कंपेयर करना है तो हमको पता है कि बेसिक नेचर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एसिडिक नेचर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर तुमसे बोला गया कि उन सभी ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर बताओ, तो बेसिक नेचर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, बोलो कौन सा ऑक्साइड का बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। MnO का हो गया बेसिक नेचर सबसे ज्यादा, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम उसका बेसिक नेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा।
तो MnO सबसे ज्यादा, इसके बाद क्या हो जाएगा बताओ? MnO2, MnO2 इसके बाद MnO3, और इसके बाद लास्ट हो गया Mn2O7। तो Mn2O7 का देखोगे ना, बेसिक कैरेक्टर बहुत ही कम है, तो ये Mn2O7 जो हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई भी एग्जांपल अगर पूछा जाए कि कोई भी एक मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल दो जो कि बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक ऑक्साइड है, तो Mn2O7 उसमें लिख सकते हो। इसी तरह अगर यहाँ पे एसिडिक नेचर तुमको कंपेयर करना हो, तो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जितना ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो Mn2O7, फिर इसके बाद MnO3, उसके बाद MnO2, और सबसे लीस्ट एसिडिक MnO जो होता है हाईली बेसिक है। तो ये क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं। अगर सेम ही एलिमेंट के या सेम ही मेटल का अलग अलग ऑक्साइड्स अगर दे दे, तो उनमें हम लोग इस तरीके से एसिडिक या बेसिक नेचर कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन, एक रीजन हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। रीजन क्या है? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो, बिकॉज एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ना, या ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगा, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस इन द कंपाउंड। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तो देखोगे उस कंपाउंड के अंदर क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करने लगता है। और किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या हुआ। कोवेलेंट कैरेक्टर बेसिकली किससे रिलेटेड होगा? नॉन मेटल से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि जनरली जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स ही तो बनाते हैं। बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स अगर फॉर्म कर रहे हैं, तो दो नॉन मेटल्स के बीच में ही जनरली कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यस और नो, बोलो। हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये रीजन लिख सकते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ना, किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस पूरे कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। और हम लोग बोल सकते हैं एंड द कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर रिलेटेड टू द नॉन मेटालिक कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा रिलेटेड है नॉन मेटालिक कैरेक्टर से, और इसलिए बोलते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है उसका। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा, तो उस ऑक्साइड के अंदर कौन सा नेचर इंक्रीज होगा? एसिडिक नेचर उसका इंक्रीज होता है। तो ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। और उसको हम लोग डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा हुआ मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और वो अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो उसका एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। ये है हमारा एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को कंपेयर करने का तरीका। अगर सेम मेटल का अगर बहुत सारे ऑक्साइड्स अगर दे दिए हमको, तो हम लोग इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इसको। हो गया? हेलो, लिख लो Yes, sir. फटाफट, जल्दी से लिख लो इसको। क्वेश्चंस तुम लोग बनाए हो क्या?
सर आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। यस सर। चलो ठीक है, उस डिस्कशन पे मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक टर्म पढ़ लेते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कोई सुने हो इसको? ये बेसिकली पी ब्लॉक में तुम लोग ज्यादा पढ़ोगे, पी ब्लॉक जहाँ पे आएगा वहां, जब पी ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये टर्म ज्यादा यूज होता है। तो हम पहले ही बता दे रहे हैं यहाँ पे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कोई सुने हो ये टर्म? यस सर, एक क्वेश्चन में था। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? तो देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट मेनली जो ऑब्जर्व किया गया है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट में ऑब्जर्व किया गया है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट के कौन कौन से ग्रुप्स में? ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, मेनली 13, 14, 15, 16, और कुछ हद तक हम लोग 17 ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन ग्रुप्स, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन सा? ग्रुप नंबर 13, यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिख लेना, ग्रुप्स ऐसे करके, ग्रुप्स 13, 14, 15 और 16, इनमें ज्यादा ऑब्जर्व किया गया ये। ठीक है, ये क्या है? इन सभी ग्रुप्स में ये देखा गया है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, the oxidation state of, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप -2। ये जो ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, उस ग्रुप के जो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप -2 बिकम्स, ठीक है, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे, पहले लिख लो, बिकम्स मोर स्टेबल, becomes more stable due to the inability of the outermost NS2 electrons to participate in the bonding, and this is termed as inert pair effect। ठीक है, अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट देखो, अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे हम लोग। जैसे मान लो कोई भी एक ग्रुप ले लो, ग्रुप नंबर 14 ले लो, ठीक है, ग्रुप 14, यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रुप नंबर 14। अब ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तुम लोग बता सकते हो? सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। कार्बन। इसके बाद क्या आएगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन। इसके बाद जर्मीनियम। इसके बाद टिन, एसन और लेड। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखोगे, कार्बन का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इनका ग्रुप का अगर तुमसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोलोगे तुम लोग? 1s2, 2s2, ये कार्बन का 6 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 1s2, 2s2 क्या हो जाएगा? 2p2, यही है। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि एक 14th ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या बोलोगे? 4। इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बोलोगे? जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आता है? वो जनरली इलेक्ट्रॉन को, जितने इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसी की वजह से आता है ना ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कार्बन जैसे, कार्बन ना तो गेन करता है ना ही एक्सेप्ट करता है, कार्बन शेयर कर लेता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है कार्बन? 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करता है, यस और नो? 4 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है ना कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए।
यस सर। तो ये इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुमसे पूछा जाए तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 4। उसी तरह सिलिकॉन का जनरली देखोगे तो सिलिकॉन बेसिकली या सिलिकॉन का मोस्टली जितने भी कंपाउंड्स देखोगे वो +4 में पाया जाता है। बेसिकली जितने भी जनरली कंपाउंड्स मिलते हैं सिलिकॉन के वो +4 में मिलता है। तो सिलिकॉन जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, आयनिक बिहेवियर अगर वो शो कर रहा है, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो मेटेलॉइड की तरह होता है, नॉन मेटल और मेटल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो सिलिकॉन अगर वो मेटल की तरह बिहेव करेगा तो देखोगे उस केस में क्या होता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, ठीक है, +4 वैलेंसी शो करता है। तो देखोगे ग्रुप नंबर 14 का जो एक तरह से हम लोग ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बोल सकते हैं हम लोग 4। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये हम लोग बोल सकते हैं ये है 4, ठीक है, इस ग्रुप का। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में क्या है, क्योंकि इसके पास देखो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो एक 4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है या फिर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। कैसे कि देखो यहाँ पे इसका जो आउटर मोस्ट सेल है ना, सिलिकॉन का भी लिख के देखो तुमको आइडिया लग जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। उसके बाद जर्मेनियम में जाओगे तो ये देखोगे कैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 4s2 4p2 इस तरह का आएगा। यस और नो बोलो। 10 में जाओगे तो लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, 5s2 5p2 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे टाइप का रहेगा। और लेड में देखोगे क्या आएगा, 6s2 6p2। समझ आ रहा है बात सबको? ये कॉन्फ़िगरेशन तो क्लियर है ना? हेलो हेलो, यस आवाज नहीं आ रही क्या? यस Yes. सर आ रहा है। चलो ठीक है। तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन, अब यहाँ पे देखो इसके सबके आउटर मोस्ट सेल में हम लोग देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट s सब सेल में है और 2 इलेक्ट्रॉन p सब सेल में है। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर रहा है या गेन कर रहा है जो भी कर रहा है, ठीक है, या शेयर कर रहा है, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे अगर मान लो चारों इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे रहा है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, 4 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सिर्फ क्या कर रहा है, अगर ये सिर्फ आउटर मोस्ट p के इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, आउटर मोस्ट अगर सिर्फ p के इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि उस केस में ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, +2 शो करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि बाकी नीचे वाले सारे क्या है, ये तो मेटल्स ही है ना। जैसे जैसे नीचे कार्बन सिर्फ यहाँ पे नॉन मेटल है, सिलिकॉन तो मेटेलॉइड हो गया, जर्मेनियम देखोगे ये भी थोड़ा बहुत मेटेलॉइड की तरह बिहेव करता है, लेकिन टिन और लेड क्या ये प्रॉपर मेटल है। तो अगर हम लोग इस केस में देखेंगे तो इन सभी का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है, या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है आउटर मोस्ट सेल से, तो वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, या सिर्फ p के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो उस केस में ये +2 शो करेगा, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक +4 शो करने का, एक +2 शो करने का। तो यहाँ पे ये देखा गया है ना कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये मोर प्रोमिनेंट जो है ये +4 वाला है, लोअर वाला क्या हो जाएगा, ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें 2 घटा दो, तो ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट ये 4 है, इसमें हम लोग 2 माइनस कर दिए, तो 4 - 2 ये क्या हो गया हमारा 2 हो गया। तो जो +2 वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका स्टेबिलिटी जो देखोगे ना वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करें इस केस में, तो स्टेबिलिटी अगर तुमको कंपेयर करने बोला जाए तो देखो 2 स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, एक +4 वाला, एक +2 वाला। तो +4 वाला अगर हम लोग कंपेयर करें C+4, फिर सिलिकॉन पे +4, G पे +4, फिर उसके बाद टिन +4 और Pb +4। तो +4 का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा +4 वाला कौन सा स्टेबल होगा बताओ, ये कार्बन, ठीक है। +4 का स्टेबिलिटी जो है वो टॉप टू बॉटम घटते जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग स्टेबिलिटी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का देखें, मतलब +2 वाले का, सिलिकॉन +2, जर्मेनियम +2,
10+2 और Pb+2। तो ये देखोगे लोअर ऑक्सीडेशन का स्टेबिलिटी जो है ये टॉप टू बॉटम जाने पे ये इंक्रीज करता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये सारे ग्रुप्स एज वे मूव डाउन द ग्रुप द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप -2, ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मोर प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें अगर हम लोग 2 घटा दिए तो वही लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया उस ग्रुप का। तो उसका स्टेबिलिटी जो होगा वो बिकम्स मोर स्टेबल ड्यू टू द इनेबिलिटी ऑफ द आउटर मोस्ट NH2 इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, और इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये आउटर मोस्ट जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ये आउटर मोस्ट जो S का 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो पाता है, ठीक है। इनफैक्ट जब लेड के केस में देखोगे तो लेड के केस में तो 6s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो लेड का जो मोस्ट प्रोमिनेंट वैलेंसी देखोगे वो +2 वाला होता है, +4 बहुत ही कम पाया जाता है या बहुत ही ज्यादा हाईली अनस्टेबल है। तो इसको हम लोग जनरली ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये रीजन जो होता है ना इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट, inert pair effect is due to greater penetration, ठीक है। ये रीजन लिख लो फिर क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर ऑफ outermost NS2 orbitals due to which these electrons comes nearer to the nucleus, nearer to the nucleus which results in greater attraction force on them, ठीक है। Hence they are unable to participate in bonding, ठीक है। ये रीजन होता है। मतलब ये एक तो हम लोग पेनिट्रेशन इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, दूसरा हम लोग शील्डिंग पावर से भी कंपेयर कर सकते हैं। शील्डिंग पावर से कोई एक्सप्लेन कर सकते हो क्या इसको, बताओ तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को, बोलो कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो शील्डिंग पावर से इसको? हेलो हिमांशु, यस सर। इसको शील्डिंग पावर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो? सर शील्डिंग पावर एस का ज्यादा होता है एस सेक्शन, हाँ तो जिसके कारण सर देखो बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब आउटर मोस्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। तो क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है? आउटर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का मतलब कि ग्रुप में अगर हम लोग नीचे जा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में है वो इनफैक्ट लूज नहीं हो पा रहा है, तभी तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 2 से घट गया। तो क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को S के 2 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट S के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं होने दे रहा है। तो क्यों नहीं वो लूज हो पा रहा है? रीजन बता सकते हो? क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उस पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तभी तो नहीं लूज हो पा रहा है ना। बोलो, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है तभी वो उसको लूज होने नहीं दे रहा है। तो क्यों अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया न्यूक्लियस का? तो पहला तो हम लोग पेनिट्रेशन पावर की वजह से एक्सप्लेन कर दिया कि S ऑर्बिटल में हम लोग देखते हैं
सर आवाज नहीं आ रहा आपका। क्या बार बार इशू हो रहा है? अभी देखो आ रहा है आवाज? हेलो यस सर आ रहा है। दीपक, यस सर, आ रहा आवाज। क्यों बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है? रुको। हाँ, तो हम ये बता रहे थे, देखो ग्रुप में अगर हम लोग टॉप टू बॉटम गए तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वही सारे ग्रुप्स में अगर टॉप टू बॉटम जाओगे तो बॉटम वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उनमें देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के समय डी और एफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे या नहीं इनर्शियल में? बताओ। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इनर्शियल्स में डी और एफ आएंगे या नहीं? बोलो, खुद बताओ तुम लोग। यस सर आएगा। तो अगर डी और एफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमको पता है कि डी और एफ ऑर्बिटल्स का शील्डिंग क्या होता है? पुअर होता है। तो वही शील्डिंग पुअर होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो इंक्रीज कर जाएगा। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज कर रहा है मतलब जैसे आउटर मोस्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ग्रुप 14 का केस लिया हम लोग, तो ग्रुप 14 में देखोगे एस और पी दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस का फोर्स जो आउटर मोस्ट सेल पे तो बढ़ा है, बट कौन से ऑर्बिटल पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, बता सकते हो तुम लोग? एस ऑर्बिटल पे ज्यादा फोर्स लग रहा है या पी ऑर्बिटल पे ज्यादा फोर्स लग रहा है? ये बताओ। एस या पी, किस में ज्यादा फोर्स लगेगा न्यूक्लियस का? पी पे ज्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? एस पे सर। मतलब आउटर मोस्ट सेल में भी जो ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज होगा उस पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा ना। तो एस और पी ऑर्बिटल में अगर हम लोग बात करें तो एस और पी ऑर्बिटल में ज्यादा क्लोज कौन सा है न्यूक्लियस से? ऑब्वियसली एस ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज होगा। और एस ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज है तो क्या होता है, उस पे एस ऑर्बिटल पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल। इसलिए एस के इलेक्ट्रॉन को ये लूज करना जो होता है डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए जो बॉटम एलिमेंट्स है ना इनमें, तो देखोगे कि वो एस के इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट सेल के एस के इलेक्ट्रॉन्स वो बिल्कुल भी लूज नहीं करता है, और एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज नहीं हो पाता है। तो इसी की वजह से ये इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है। तो ये बोला गया है कि ग्रुप्स में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा उससे 2 कम कर दोगे तो उस -2 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट का देखोगे स्टेबिलिटी जो है टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ जाएगा। तो ग्रुप नंबर 14 में देखो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। तो +4 वाले का स्टेबिलिटी जो है टॉप टू बॉटम जाने पे ये डिक्रीज करेगा। लेकिन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 वाला है तो इसका स्टेबिलिटी जो है टॉप टू बॉटम जाने पे ये इंक्रीज करता है। और इनफैक्ट लेड का देखोगे तो लेड का जो स्टेबिलिटी है वो +4 जो होगा ना वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, +2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा लेड के केस में। समझ आ गया बात? जैसे इनफैक्ट मान लो ग्रुप नंबर 13 में अगर हम लोग बात करें, ग्रुप 13 में, तो ग्रुप 13 में कौन कौन सा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होगा बताओ? एक +3 वाला पॉसिबल होगा और दूसरा कौन सा पॉसिबल होगा बोलो? ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया और दूसरा लोअर वाला क्या हो जाएगा? 1 +1। अब यहाँ पे इनके स्टेबिलिटी को तुमको कंपेयर करना है, तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम।
ठीक है, अब इनके स्टेबिलिटी को तुमको कंपेयर करना है, तो बोरोन को बेसिकली छोड़ दो, हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं जो मेटालिक एलिमेंट्स हैं, इनमें अगर तुमको कंपेयर करना हो, Al3+, गैलियम 3+, इंडियम 3+, और थैलियम 3+, ठीक है। और दूसरा हमको कंपेयर करना है इनका स्टेबिलिटी Al+, Ga+, इंडियम+1, ठीक है, +1 लिखो या सिर्फ प्लस लिखो, अंडरस्टूड, और थैलियम+1। बता सकते हो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट वाले केस में स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे घटेगा, लेकिन जो लोअर स्टेबिलिटी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब -2 करके जो आ रहा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी देखोगे टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करेगा। तो इसमें देखोगे Tl+1 ये ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल है इसमें से, तो हम लोग देखेंगे ये स्टेबिलिटी +1 का स्टेबिलिटी जो है ये टॉप टू बॉटम जाने पे ये इंक्रीज कर गया। तो ये भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी वजह से, ये सारा जो हो रहा है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ही होता है। तो यहाँ भी वही सीन है कि आउटर मोस्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उसको वो पार्टिसिपेट नहीं होने दे रहा है बॉन्डिंग में, किसकी वजह से? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उस पर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, क्योंकि s ऑर्बिटल्स जो है ना, आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल, वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेटेड होता है, तो उस पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस का काम कर सकता है, इसलिए वो आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, आउटर मोस्ट NH2, यहाँ पे ऑर्बिटल्स, ठीक है, NH2 इलेक्ट्रॉन्स लिख लेना, आउटर मोस्ट NH2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो यही है इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आ गया तुम लोगों को? जैसे ग्रुप नंबर 13 और 14 का एक्सप्लेन किया, उसी तरह ग्रुप नंबर 15 में भी अप्लाई कर सकते हो तुम लोग। ग्रुप नंबर 15 का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो जाएगा बता सकते हो? हायर वाला क्या हो जाएगा? हायर क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर 15 में? +5 +5। और लोअर क्या हो जाएगा? +3 +3। तो +3 का स्टेबिलिटी जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा +3 वाले का? इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। और +5 वाले का स्टेबिलिटी अगर देखोगे टॉप टू बॉटम जाने पे वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछा जाए जैसे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस, कौन कौन से एलिमेंट होंगे बताओ तो ग्रुप नंबर 15 में? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, बिस्मथ। बिस्मुथ। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए स्टेबिलिटी तुमको कंपेयर करना है, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? Bi+3 का ज्यादा होगा या Bi+5 का ज्यादा होगा? बोलो। Bi+3 मोर स्टेबल है या Bi+5 मोर स्टेबल है? Bi+3 +3 ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये भी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ही है। ठीक है, ये हम लोग ग्रुप नंबर 15 में ये इसको अप्लाई किए हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट ही इसका रीजन है। समझ आया नहीं? तो बिस्मथ के जितने भी कंपाउंड्स मोस्टली देखोगे वो +3 वाला कंपाउंड ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म है। +5 वाला बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म होता है, तो इसके कंपाउंड्स बहुत ही कम मिलेंगे। तो ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर ग्रुप 17 का 2 क्या हो जाएगा? +1 और -1? ग्रुप नंबर 17 उसमें अप्लाई नहीं होता है सर इनर्ट पेयर इफेक्ट? ग्रुप नंबर 17 के केस में वो जनरली नॉन मेटल हो जाता है ना, वो जनरली पूरा नॉन मेटल ही है ना ग्रुप नंबर 17 में, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला कोई सीन नहीं होगा ना उस तरह से, तो वहां पे हम लोग उस बेसिस पे नहीं बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं, बट इस तरह से हम लोग, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 में कोई भी मेटल नहीं होता है ना, समझ रहे हो बात? तो ग्रुप नंबर 17 में उतना ज्यादा इसका एप्लीकेबल हम लोग नहीं मान सकते। तो मेनली ये 4 ग्रुप्स हैं, 13, 14, 15 और 16 में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं।
और इसमें भी मेनली 13, 14, 15 में ही ज्यादा देखा गया है। ठीक है, 16 में भी ऑलमोस्ट बहुत हद तक नॉन मेटल्स ही रहते हैं। कुछ कुछ एक दो मेटल्स हैं नीचे वाले जो है 16 में, वो मेटल्स मिलेंगे। ऐसे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन सल्फर तो नॉन मेटल ही है दोनों। सेलेनियम में मेटेलॉइड होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसके बाद बाकी लास्ट के दो एलिमेंट जो है वो मेटल होते हैं। तो ये ध्यान रखना, सब में जो है वही रीजन होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। क्लियर है? लिख चुके हो इसको तुम लोग? हेलो, नोट कर लिए? यस और नो? हेलो? यस सर। Yes, अरे ये वगीशा होस्ट शिफ्ट नहीं की हो अभी तक, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है पोर्शन। वगीशा, चलो ठीक है। अब बताओ, अब तुम लोग का क्वेश्चंस अब ऑलमोस्ट, अब इस चैप्टर के तुम लोग ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चंस बनाए हो? कुछ डाउट है तो पूछ लो, जितना बनाए हो। है डाउट किसी को अभी तक जितना बनाए हो, या फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें हम? सर। हाँ बोलो। सर हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा मतलब किससे कंपेयर करेंगे ना हम लोग? उस ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में। ग्रुप में हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, साइज के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं ना। ग्रुप नंबर 1 में अगर तुमको आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है तो किसका सबसे ज्यादा होना चाहिए बताओ? तुम लोग खुद बताओ। हेलो? यस सर। ग्रुप नंबर 1 में अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है तो किसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए बताओ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का, क्योंकि जैसे जैसा साइज बढ़ेगा, साइज ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है ना, तो साइज बढ़ने से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उसका कम होते जाएगा। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा। उसके बाद ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे, हाइड्रोजन से लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम में जाएंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू घटते जाएगा। तो ग्रुप नंबर 1 में सबसे मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? हाइड्रोजन का ही होगा। समझ रहे हो बात? यस और नो? यस सर। तो वो साइज के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना उसमें। और सर बहुत और एक्सरसाइज में क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ का दिया। बॉन्ड लेंथ वाला अभी छोड़ देना, ठीक है, उसको हम चलो उसको अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक फॉर्मूला होता है उसको कैलकुलेट करने का, ठीक है, वो हम अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा और कुछ कंपैरिजन वाला कोई क्वेश्चन है तो बताओ। अभी बनाए हो या नहीं, कि अगले क्लास में डिस्कस करें? बताओ। यस सर बनाए। सर आयंस रहेगा उस केस में कंपैरिजन, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तब। कौन कौन से आयन से बताओगे तब तो। सर रैंडमली कोई भी आए किसी भी ग्रुप में। रैंडमली ऐसे थोड़ी ना दे दिया जाएगा, रैंडमली हम लोग कंपेयर थोड़ी ना कर सकते हैं, कहीं भी रैंडम आयंस अगर दे देंगे तो। एक मान लो पीरियड 2 का दे दिया, ग्रुप 1 पीरियड 2 का दे दिया, एक दे दिया ग्रुप 5 और पीरियड 1 का दे दिया, सॉरी पीरियड 1 तो नहीं, ग्रुप 5 और पीरियड 4 का दे दिया। वैसे रैंडमली थोड़ी दिया जाएगा। आयंस अगर तुमको दिए रहेंगे तो या तो सेम पीरियड का आयंस दिया रहेगा या सेम ग्रुप, कुछ लिंक उसमें दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे रैंडमली कहीं का भी दिया है तो हम लोग वैसे नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं रैंडम वैल्यूज में। उसके लिए तो फिर डेटा का जरूरत पड़ जाएगा ना।
हम लोग जो ट्रेंड पढ़ रहे हैं या वेरिएशन पढ़ रहे हैं वो कैसा पढ़ रहे हैं, या तो पीरियड के एलिमेंट में वेरिएशन पढ़ रहे हैं या ग्रुप के एलिमेंट में वेरिएशन पढ़ रहे हैं। अब अलग अलग पीरियड और ग्रुप्स का अगर एलिमेंट दे दिया है हमको रैंडमली, तो उसको थोड़ी ना हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। समझ रहे हो बात? वैसा क्वेश्चन कहीं नहीं दिया रहेगा रैंडम कुछ भी दे, वैसा नहीं देगा। तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, तुम लोग को आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंपैरिजन में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखो, तुमको पता लग जाएगा एग्जाम में भी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आयंस में बेसिकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ही मेनली साइज पूछा जाता है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तुम लोग देखे हो प्रीवियस ईयर। अभी रिसेंटली जो हुआ था उसमें भी पूछा गया था, जेईई मेंस का जो रिसेंट पेपर है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख रहे हो तुम लोग? यस और नो बताओ। सर नेट Yes, पे इतना चैप्टर वाइज नहीं मिलता है। कैसे नहीं चैप्टर वाइज मिला? मेरे पास तो एक पीडीएफ मेरे को मिला। ठीक है हम देखते हैं उसका पीडीएफ हम वर्कशीट भेज। में भी है, हम्म। वर्कशीट में भी है ना। एक पीडीएफ ऐसे है मेरे पास, उसमें हम सेंड कर देंगे तुम लोगों को ग्रुप में। उसमें देखोगे 2019 तक का है पेपर, 2019 का। तुम लोग को नहीं मिलता है पीडीएफ? कैसे तुम लोग सर्च करते हैं यार? सर वर्कशीट में है वेबसाइट पे। हाँ वो वर्कशीट में भी मिल जाएगा। ऐसे हम ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर कर देंगे, वो उसमें तुम लोग देख लेना। अरिहंत का है मेरे पास, देखो जैसे हम शेयर कर रहे हैं अभी ग्रुप में, देखो तो। बहुत ज्यादा 50 MB का फाइल है, ऑलमोस्ट 46 MB का है। ठीक है तो तुम लोग डाउनलोड कर लेना उसको, उसमें सारा मिल जाएगा पीडीएफ। 2019 तक के क्वेश्चंस हैं उसमें, मेंस और एडवांस दोनों के हैं। तो क्वेश्चंस तुम लोग बनाओ और भी। ठीक है अगले क्लास में हम इस चैप्टर का पूरा डिस्कशन, जितना बनाए हो तुम लोग, अगले क्लास में चैप्टर का पूरा डिस्कशन कर लेंगे। सर रेस्ट जितना क्वेश्चन बना हुआ है बचा हुआ है सारा बनाना है। हाँ अब सारा अटेम्प्ट कर लो। ठीक है सारा अटेम्प्ट करो, हम अगले क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। देखो तो गया ग्रुप में क्या तुम लोगों का? पीडीएफ हम शेयर किए हैं। यस सर। हाँ उसको डाउनलोड कर लेना, उसमें 2019 तक के क्वेश्चंस हैं उसमें। ठीक है जेईई मेंस और एडवांस दोनों का मिल जाएगा उसमें। नीट वाले का तो नहीं है, नीट वाले का भी पीडीएफ हम देख लेंगे। ठीक है तो फिर सेंड कर देंगे। ऐसा नीट वाले जेईई मेंस का ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए। नीट वाले रुको देखना पड़ेगा, नीट वाले का भी पीडीएफ हम देख लेंगे। ऐसा जेईई मेंस वाला यही वाला हम भेज दे रहे हैं तुम लोगों को भी, नीट वाले के ग्रुप में। हो गया है ना रिसीव? ग्रुप में चला गया? यस सर। यस सर। चलो तो उसको ट्राई कर लेना। ठीक है उसमें देखना 2019 तक के क्वेश्चंस हैं उसमें, प्रीवियस ईयर भी उससे ट्राई करो, सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है तो देखो। फिर उसके बाद अगले क्लास में ट्राई कर लो क्वेश्चन सारे, अगले क्लास में हम डिस्कशन रख लेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद और भी थोड़ा थोड़ा चीजें हैं, क्योंकि देखो इस चैप्टर में मेनली बेसिक जो था वो हमारा कवर हो गया। उसके बाद बाकी जो थोड़ा थोड़ा चीज है, जैसे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन वाला पार्ट, तो वो केमिकल बॉन्डिंग में कवर हो जाएगा हमारा। फिर जैसे एस ब्लॉक पी ब्लॉक रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स के बारे में अगर पढ़ना है तो वो हम लोग अलग अलग ब्लॉक्स में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक में पूरा एस ब्लॉक वाले एलिमेंट का हमको डिस्कशन करना ही है। पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक में पूरा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का पढ़ना ही है हमको। उसके बाद डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक में पूरा डी ब्लॉक पढ़ेंगे ही। तो उस तरह से रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स के बारे में जब स्टडी करेंगे तो वो पूरा उधर कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सारे टर्म्स सब आते हैं जैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी, फिर देखोगे बॉन्ड एंथैल्पी, ये सारा टर्म्स होता है। तो पहले केमिकल बॉन्डिंग एक बार खत्म होने दो, उसके बाद वो सारा टर्म्स धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है या फिर रेस्पेक्टिव जब ब्लॉक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, तो वहां पे वो सारा जो बाकी इस चैप्टर में बच गया है वो सारा चीज उधर कवर करते जाएंगे हम लोग।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मतलब मेनली यही चार से पूछे जाते हैं। ये चार जो वेरिएशन हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना, यही चार से मेनली इस चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे। तो स्पेसिफिकली अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन होगा तो इन्हीं चार वेरिएशन पे मेनली पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस ट्राई करो तुम लोग, बुकलेट के सारे क्वेश्चंस अब ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी डाउट होगा या प्रीवियस ईयर भी ट्राई करके रखो, जो भी डाउट होगा उसको अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन में लगा लेंगे। ठीक है, सब लोग ट्राई करके रखना अगले क्लास में। अगले क्लास में हम कलेक्टिवली सारा डिस्कस कर लेंगे। सुन लिया ना सब लोग? दीपक, यस सर। क्वेश्चंस ट्राई करके रखना, ठीक है? अगले क्लास में हम करेंगे डिस्कस, हम्म। क्योंकि नहीं बनाओगे तो फिर जो नहीं पूछोगे डाउट, तो ऑब्वियसली नहीं पूछने का मतलब कि बना ही नहीं हो। ऑब्वियसली जब बनाओगे तब तो डाउट आएगा ही कुछ ना कुछ। ठीक है, तो सब लोग बना के रखना, अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का। ठीक है, चलो चलो फिर तो एंड कर रहे हैं, अगले क्लास में डिस्कस करते हैं इसके बाद आगे।